हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपके एग्जाम्स अच्छे से चल रहे होंगे। तो साथियों, जिन जिन भाई बहन का 27 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का यूपी दरोगा का एग्जाम था, तो साथियों इस वीडियो में जितने भी हमें क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल पूरा डिटेल के साथ में पूरा एनालिसिस अर्थात उनका पूरा ऑपरेशंस कर दिया गया है। तो साथियों वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना और अपना आपको चेक करिएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और जिन भाई बहन का अभी एग्जाम बचा हुआ है, जिन साथियों का एग्जाम बचा हुआ है, तो साथियों वो तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में बताए हैं साथियों घोट कर पी जाना उनको, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों, नो टाइम वेस्टिंग, नो बकवास, सीधे क्लास। साथियों पहला क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर था जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 338 में किया गया है, तथा अनुसूचित जनजाति आयोग इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 338 के में, अर्थात ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 338 में। और याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग का 2 भागों में विभाजित हो गया था, अर्थात 2 भागों में इसका विभाजन हुआ था 89 जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके माध्यम से 2003 में। और याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये एक संवैधानिक निकाय है और संविधान में 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत एक संवैधानिक निकाय बनाने के लिए ही ये जो है उपबंध किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस में है, ये भाई साहब याद रखिएगा आर्टिकल 338 बी के तहत ये आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए आपसे क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। तो साथियों हर क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल से आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, जितने भी आर्टिकल्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो आपसे पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, स्पष्ट सीमा रेखा, उसका निर्धारण कौन करती है। तो भाई साहब जो मैकमोहन रेखा है ये जो है भारत और चीन के बीच में स्पष्ट सीमा रेखा कहलाती है, मैकमोहन रेखा। और बाकी भी आप जान लीजिएगा जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत पाकिस्तान के बीच है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और जबकि हिंडनबर्ग लाइन जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि मैकमोहन रेखा मैंने आपको ऊपर बता दिया है ये आपकी चाइना और इंडिया के बीच में है, और जबकि मैगिनोट लाइन ये आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये क्वेश्चंस भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा ही नहीं कि आपसे इंडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, भाई साहब आपसे किसी भी देश का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कैसा क्वेश्चन बनाए और आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन कितना गहराई में उतरकर वह पूछेगा, तो वह डिपेंड उसके ऊपर करता है, तो हमारे ऊपर नहीं करता। बस हमारा काम है गहराई से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश और उनका प्रशासन संविधान के किस भाग में आता है। तो भाई साहब यह था भाग 8 में। भाग 8 संबंधित किससे है, तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसका जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल हैं 239 अर्थात 239 से 242 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है भाग 8 का, और ये संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में वर्णन किस आर्टिकल में है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इसका उल्लेख है आर्टिकल 310 अर्थात 310 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से हर बार हर पाली में एक या दो क्वेश्चन बन रहा है। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे भाई साहब वो कब से कब तक, ये 1976 से और अब तक जो चल रहे हैं वो चौथी पीढ़ी के ही कंप्यूटर ही कहलाते हैं, और इनमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो प्रथम पीढ़ी के हैं ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में जो 1956 से 1965 तक थे इनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और जबकि तीसरी पीढ़ी जो 1966 से 1975 तक के यूज किए गए थे तो इनमें भाई साहब एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो चारों को ही आप बिल्कुल छाप लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपसे कुछ भी कैसे भी करके घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा भी जाता है और कई पाली में पूछा जा रहा है, यदि आपने एग्जाम दिए होंगे तो आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि आगरा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो भैया आगरा विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और जब 1927 में स्थापित हुई थी तो उस समय पर इसका नाम था आगरा विश्वविद्यालय के रूप में ये स्थापित हुई थी, जो कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरीनाम और मॉरिशस में कौन सी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो भाई साहब जबरदस्त धुआं प्रश्न है, यदि आप कोई और भाषा सोच रहे होंगे तो भाई साहब देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी, और एक बार ये कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरीनाम में कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है, तो भैया वहाँ बोली जाती है भोजपुरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी होगी। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि काल कोठरी की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो काल कोठरी घटना आप सभी जानते हैं, अभी यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको इस
क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर जान लीजिए। पहले इसका आंसर था जो सिराजुद्दौला था, यही जो है उस समय पर बंगाल का नवाब था जब ये घटना घटित हुई थी। और घटना क्या थी? तो भाई साहब यह घटना पश्चिम बंगाल की घटना है और ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने 140 अंग्रेज बंदियों को, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, उन सबको एक कमरे में कैद कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया था। और भाई साहब 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब अगले दिन अर्थात अगली सुबह जब 23 जून को प्रातः सुबह के समय कोठरी को खोला गया तो उसमें मात्र कितने 23 लोग ही जीवित पाए गए थे, बाकी सब की मृत्यु हो गई थी। और बड़ी ही ये भयानक घटना थी, काल कोठरी की घटना से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि किस अनुच्छेद में है? तो भाई साहब वह अनुच्छेद है आर्टिकल 13। और याद रखिएगा जो अनुच्छेद 13 है इसके माध्यम से ही ऐसे किसी कानून बनाने से संसद या तथा राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को प्रदत्त अर्थात उनको जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें जो कटौती करता हो या उनसे उन्हें वंचित करता हो, तो ऐसे कानून पर यह रोक लगाता है आर्टिकल 13। और अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु है और ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है अर्थात जीरो घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करते हो या फिर इनके साथ जो असंगत व्यवहार करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 वाद किससे संबंधित है? तो भाई साहब जो शंकरी प्रसाद ये वाद है तो यह संबंधित आपका अनुच्छेद 368 में मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन शक्ति किसमें संसद में निहित है, अर्थात ये संबंधित है आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। ये मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन शक्ति किसके पास है? बताया गया है कि संसद में निहित है। और आर्टिकल कौन सा है? यदि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में कोई भी बदलाव करती है, यदि उसमें कोई भी संशोधन करती है तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही किया जाता है। और देखिए ये वाद क्या था? इस वाद में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1951 को, इसको जिसके द्वारा भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था तथा इस आधार पर ही चुनौती दी गई थी कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त जितने मौलिक अधिकार हैं उनका अतिक्रमण करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उपरोक्त ये तर्क था इसको अस्वीकार किया था और कहा था कि अनुच्छेद 368 में जो मूल अधिकार हैं उनके सहित जो है संविधान के किसी भाग में संसद को संशोधन शक्ति प्राप्त है, अर्थात ये संसद में निहित है। लेकिन बशर्ते संसद जो है इस बात का ध्यान रखे कि जो मूल अधिकार है अर्थात जो जो उसकी जो मूल भाषा है अर्थात जो प्रस्तावना है तो उसमें भैया कोई भी बदलाव ये नहीं कर सकती, उसकी जो मूल भाषा है उसको ये संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी बताया गया था कि 368 आर्टिकल के तहत जो है संसद को ये शक्ति है, उसके पास ये ताकत है, पावर है कि वह संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि केशवानंद भारती वाद किस संविधान संशोधन के विरुद्ध है? देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो ये 29वें संविधान संशोधन 1971 के कारण ही केशवानंद भारती ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की थी और संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। इसमें ये बताया गया था, जिन्होंने याचिका दी थी, इसमें कहा गया था कि जो संसद है उसको मानते हैं कि संविधान के किसी भाग में फेरबदल करने का अधिकार है, लेकिन वह उसके जो आधारभूत ढांचा है उसमें बदलाव करने से इसे रोका जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है उसके तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि संसद के पास आर्टिकल 368 के तहत किसी भी भाग में फेरबदल करने का अधिकार है, लेकिन भाई साहब बशर्ते कि संविधान के जो आधारभूत ढांचा है उसमें बदलाव नहीं कर सकती संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि मोटर वाहन एक्ट में कितने भार से अधिक पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माने का प्रावधान है? तो देखिए साथियों जो मोटर वाहन एक्ट अधिनियम 2019 का है इससे संबंधित आपका हर पाली में 1 या 2 क्वेश्चंस बन रहा है, चाहे वो कोई सी आपकी धारा हो और या फिर कोई सी भी किसी प्रकार का आपके कोई भी ऊपर आपका जुर्माना लगता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने बार बार मैं आपको कहता हूं कि भैया इसको घोट कर पी जाइए क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो 2 एक्सल ट्रक होते हैं जिनमें फ्रंट एक्सल में 2 पहिए होते हैं, रियर में 4 होते हैं, तो ऐसे जो ट्रक होते हैं उन पर यदि ओवरलोडिंग करते हुए पाए जाते हैं तो भाई साहब और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है 18.5 टन है, यदि इससे ऊपर होगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और 3 एक्सल जो ट्रक होते हैं उनके लिए सकल वाहन वजन अर्थात पूरे वाहन का वजन वो 28.5 टन इसका निर्धारित किया गया है, जबकि जो 5 एक्सल ट्रक होते हैं उनके लिए 43.5 टन जो है ओवरलोडिंग ये जो लोड है वो ऑथराइज किया गया है।
और धारा याद रखिएगा, धारा 193 अर्थात 193 धारा के तहत ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा और साथ ही साथ प्रति टन 2,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगेगा। कहने का मतलब है कि 20,000 जुर्माना तो होगा ही होगा ओवरलोडिंग पर। यदि इससे फालतू इससे और 18.5 और यहाँ पर 43.5 टन से अगर वह ऊपर भार ढोता है उस ट्रक में, तो भाई साहब उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना तो होगा ही होगा। उसके बाद जो भी ओवरलोड होगा अर्थात प्रति टन पर 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठोका जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि इंस्टाग्राम को किस कंपनी ने खरीदा था, तो भाई साहब इंस्टाग्राम को फेसबुक कंपनी ने खरीद लिया था और अप्रैल 2012 में फेसबुक ने लगभग कितना $1 मिलियन नगद और स्टॉक्स में सेवा का क्या था अधिग्रहण कर लिया था। और इंस्टाग्राम लॉन्च कब हुआ था, तो ये 6 अक्टूबर 2010 को इनिशियली ये लॉन्च हुआ था, कौन सा, इंस्टाग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है, तो भाई साहब यह संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत ऐसा कर सकता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 263। और अंतर्राज्य परिषद होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो भाई साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी और अंतर्राज्य परिषद की बैठक साल में कितने 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, मैंने आपको बता दिया है, भारत के प्रधानमंत्री अर्थात पीएम साहब करेंगे इसकी अध्यक्षता। और साल में कितनी बार होगी, 3 बार इसकी अध्यक्षता होगी, इसकी जो बैठक होगी। और ये क्वेश्चन भाई साहब बार बार बनता है, इसलिए आपको हर फैक्ट का बिल्कुल गहराई से एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जितना चालाक है उतना चालाक आपको भी बनना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि कृषि शोध संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो भाई साहब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं आपके कौन से, जो कृषि शोध संस्थान होते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक क्या है, स्वायत्तशासी संस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, तो भाई साहब पुष्टि मार्ग के संस्थापक आपके वल्लभाचार्य है। और याद रखिएगा जो पुष्टि मार्ग है यह रुद्र संप्रदाय की ही एक शाखा है और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, विष्णु स्वामी थे। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो आचार्य वल्लभ माने जाते हैं, जो कि कृष्ण के भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त थे। और रुद्र संप्रदाय याद रखिएगा 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक है, कौन सा, रुद्र संप्रदाय। चलिए सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत कौन आया था। देखिए यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। जो आपसे पूछा गया कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत कौन आया था, तो वायसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा 1505 ईस्वी में आया था। कौन, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। और याद रखिएगा 20 मई, हालांकि इससे पहले आपका 20 मई 1498 ईस्वी में आपका वास्को डी गामा भी आया था। इसने भारत के पश्चिमी तट पर, कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह पर भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। अर्थात सबसे पहले भारत में आया था आपका वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर 1498 ईस्वी में 20 मई में। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ये भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था। और जो अल्बुकर्क है इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह उनका नाम था, उससे गोवा को जीत लिया था। ये भी क्वेश्चन एक बार आता है एनटीपीसी में कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक किससे गोवा को जीत लिया था, तो भाई साहब उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो भाई साहब इसे राष्ट्रपति हटा सकता है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति जो है उसको हटा सकता है। तो चलिए सभी को फैक्ट को याद रखेगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस में है, ये आर्टिकल 124 के भाग 4 में है, अर्थात 124(4) में है इसका उल्लेख किया गया है। और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो उल्लेख है वो संविधान के किस में है, आर्टिकल 217 में है, आर्टिकल 217 1 के भाग 1 के खंड ख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में 3 महीने या उससे कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश कितना दिया जाएगा, तो भाई साहब यह होगा कितना, 12 सप्ताह का, लगभग कितना, 3 महीने का। और 12 सप्ताह याद रखेगा। और मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम में इसने जो है महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध संवैतनिक मातृत्व अवकाश अर्थात वेतन सहित मातृत्व अवकाश की अवधि को कितना, मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 26 सप्ताह कर दिया है। ये आप स्पेशल फैक्ट है, याद रखिएगा, इसको छाप लीजिएगा। और जिन महिलाओं के 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं
उनके लिए वेतन सहित मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह होगी, अर्थात प्रसव की अपेक्षित तिथि के 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह के बाद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धुआं क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भाई साहब आर्टिकल है 244, इसमें वर्णित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और याद रखिएगा जो आर्टिकल 244A है, ये संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा अर्थात कानून के द्वारा असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना ये कर सकते हैं, ऐसा इनको शक्ति प्रदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है केरल का, आपसे पूछा गया था। तो भाई साहब इसका मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि बात करें भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, कथक आपका ये उत्तर भारत का अर्थात ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। जबकि सत्रीय नृत्य की बात करें तो सत्रीय नृत्य है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है शास्त्रीय नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO इसकी स्थापना कब की गई थी। तो भाई साहब इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में इसमें कितने 164 सदस्य हैं, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भैया ये पारित हुआ था आपका 1988 ईस्वी में। और यदि आपसे पूछा जाए कि धार्मिक न्यास अधिनियम कब बना था, तो यह अधिनियम बना था 1833 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय, साथियों यहाँ पर डाउट है ये 1800 या 1900, एक बार इसको देख लीजिएगा, शायद 1933 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में दूसरा संशोधन कब हुआ था। तो भैया इसमें संशोधन हुआ था दूसरा 1984 ईस्वी में। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये बना कब था। तो ये भाई साहब ये बना था 1980 ईस्वी में, याद रखिएगा। दूसरा संशोधन हुआ था 1984 में, जबकि इसका जो अधिनियम बना था ये मूल अधिनियम बना था आपका 1980 में, लेकिन दूसरा संशोधन हुआ था इसमें 1984 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या नाम है और कब पारित हुआ था। तो भाई साहब जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका नाम था काका केलकर कमीशन। क्या नाम था, काका केलकर या कालेकर कमीशन। और जो प्रथम था यह 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, काका केलकर थे। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था ये भाई साहब 1979 ईस्वी में BP मंडल की अध्यक्षता में पारित हुआ था। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल में है। तो भैया वह आर्टिकल है आपका 244(1). इसके तहत जो है 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद में आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल याद रखिएगा 244(1) में है इसका प्रावधान। तो साथियों वीडियो कैसे लगी फटाफट से बताइएगा आप। और यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों में जिनका खासकर एग्जाम है, तो उनकी हेल्प करना आपका फर्ज बनता है। और यदि आपके पास कोई सुझाव है और यदि कोई क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हो गई है, मिस प्रिंट हो गया है, तो भाई साहब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी के लिए शुभकामनाएं जिनका खासकर आने वाले समय में एग्जाम है और जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। आप फटाफट से दरोगा बने, जल्दी से दरोगा बनकर अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपना खुद का नाम रोशन कर सके। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।